गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। एक हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ जनाब, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कभी होंगे खैरियत से होंगे और एक पुरसुकून और मुतमईन जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। और आपको पता है कि मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। और मेरा ख्याल भी यही है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नेमत और खुशी है ना, वो एक मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी ही है। और ये तभी मुमकिन होती है जब आप हासिल पर शुक्र अदा करते हैं और ला हासिल पर सब्र करना सीख जाते हैं। और मेरे ख्याल से इंसान फितरी तौर पर लालची पाया गया है, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा की तलब में रहता है और उसकी वजह से हमारा सुकून जो है वो छिन जाता है। और बाबा जी कहते हैं कि पुत्र जितना मिल जाए उससे खुशी से कबूल करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। हो सकता है जनाब कि ये भी हमारी औकात से कहीं ज़्यादा हमें मिल रहा हो। हम तो गुनाहगार से बंदे हैं, ख़ताकार से बंदे हैं और इसी की फजल से हमारे अल्लाह पाक हमारे ऐप छुपाए रखता है। और हमें आज ये अहद करना चाहिए और अपने दिन का आगाज़ भी इसी से करना चाहिए कि हमें शुक्र अदा करना है हर चीज़ पर और इत्मीनान लेकर आना है अपनी ज़िंदगी में। फिर देखिए कि ज़िंदगी हमारी कितनी सुकून से गुजरती है। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो कहा जाता है कि जनाब एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद बाग हो सकता है और एक भरपूर और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए जिस्मानी फिटनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन आजकल की मसरूफ जिंदगी और गैर मुतवाज़न लाइफस्टाइल की वजह से बेशुमार अफराद जो हैं वो गर्दन, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो रहे हैं। इसकी एक अहम वजह जो है वो ज़्यादातर बैठे रहना, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और नई टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। और उसके साथ साथ अक्सर ख़वातीन में जोड़ों का दर्द भी पाया जाता है। अमूमन इन मसाइल का जो इलाज है वो अद्वियात के ज़रिए किया जाता है, जिसकी अपनी एक अहमियत मौजूद है। उससे तकलीफ़ दूर तो हो जाती है, लेकिन जो देरपा या मुस्तकिल आराम के लिए फिजियोथेरेपी काफ़ी मुफीद समझी जाती है। फिजियोथेरेपी की अहमियत और इसकी अफादियत के पेश नज़र आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़िज़िकल थेरेपी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इसका मकसद दुनिया में ये शऊर और आगाही पैदा करना है कि फ़िज़िकल थेरेपी से लोगों की सेहत और चलने फिरने में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। फिजियोथेरेपी कितना मुफीद तरीका इलाज है और इससे कौन कौन सी जो बीमारियां हैं उनका इलाज मुमकिन हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राशिद उस्मान चौधरी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर उस्मान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर उस्मान, आज फिजियोथेरेपी के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमें बताइएगा कि फिजियोथेरेपी बतौर इलाज कितना मुफीद है और किस तरह हो सकता है ये? जी, जैसे कि आज वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया जा रहा है, मैं सबसे पहले अपनी फिजियोथेरेपी कम्युनिटी की तरफ से आपका, आपकी टीम का और इनका सबको शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम के इनकाद किया। और सबसे पहले इसमें चीज़ देखें कि फिजियोथेरेपी पूरी दुनिया में एक सतून की मानद है, उनको एक सतून समझा जाता है। पूरी दुनिया में कहीं भी सर्जरी हो रही हो, खा वो आर्थोपेडिक सर्जरी हो, खा वो प्लास्टिक सर्जरी हो, खा वो कोई भी सर्जरी हो, उसमें फिजियोथेरेपी के ओपिनियन को एक बुनियादी हैसियत से देखा जाता है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ ऐसे है कि इसको वो अहमियत हासिल नहीं है जो कि होनी चाहिए। इसमें लोगों की अवेयरनेस का भी मसला है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये तरीका इलाज है क्या। तो इसमें फिजियोथेरेपी में देखेंगे बहुत सी बीमारियों का इलाज है, जिसमें हम अगर नॉर्मल जी देखेंगे घुटने में पेन है, कमर दर्द है, आपको शोल्डर में पेन है, नेक पेन है, इसमें आप थोड़ी सी एक्सरसाइज के थ्रू, बेसिकली फिजियोथेरेपी है क्या कि ये मूवमेंट एक्सपर्ट होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, मूवमेंट के थ्रू इलाज कर रहे होते हैं। इसमें डिफरेंट हम अपनी मोडेलिटी यूज करते हैं, डिफरेंट मूवमेंट यूज करते हैं, टेक्निक्स के थ्रू हम इलाज करते हैं, पेशेंट का इलाज करते हैं। तो अगर हम इसको फिजियोथेरेपी का ब्रॉड वे में देखें तो ये ओवरऑल एक मुफीद इलाज है, इसमें कोई नुकसान क्या कोई भी दखल नहीं है। अच्छा, तो लोग फिर क्यों फिजियोथेरेपिस्ट जब इतनी मुफीद इलाज है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, तो फिर क्यों लोग अद्वियात पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते? देखें, अगर आप अद्वियात की बात करूँ तो अद्वियात से इलाज एक वो भी एक ठीक चीज़ है। हाँ। लेकिन जहाँ पे फिजियोथेरेपी का मतलब अगर हम देखें अद्वियात और फिजियोथेरेपी को मिला दिया जाए तो अद्वियात ने अपना काम करना है और फिजियोथेरेपी का जो है वो अपना एक काम है। अच्छा। अगर दोनों को आपस में मिला दिया तो वो पेशेंट के लिए बेनिफिट है। तो लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक कमर दर्द है सिंपल सी या नेक पेन है, अगर हम मेडिसिन को खा लेते हैं तो वो पेन को सप्रेस कर देती है, दबा देती है, ना कि वो काज को ट्रीट करती है। लेकिन फिजिकल थेरेपी में हम काज को ट्रीट कर रहे होते हैं।
ना कि वो जो सिम्टम आ रहा है, वो पेन आ रही है, हम उसको ट्रीट करते हैं। हम जहाँ पे वो काज है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका डिस्क का प्रॉब्लम है, ठीक है, अब वहाँ पे डिस्क पे जाके वहाँ पे डिफरेंट हम स्पेशल जो हमारी एक्सरसाइज होती हैं उसके थ्रू हम उस काज को ट्रीट करते हैं। अच्छा, वो पेन, क्योंकि मेडिसिन से पेन सप्रेस होता है, कोई भी मेडिसिन खाएं, पेन किलर खाएं, उससे पेन दब जाएगी, लेकिन वो काज ट्रीट नहीं होगा। और फिर वो किसी और दिन निकल आएगा, जी, कभी जी। भी कोई आप काम करेंगे तो वो फिर पेन दोबारा से निकल आएगा। लेकिन फिजियोथेरेपी से ये है कि आप उसकी कॉज तक पहुंचते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश बिल्कुल करते हैं। और बहुत कॉमन जो मसला आ रहा है, जो ख़वातीन में भी आता है, मर्द हजरात में भी आता है, कमर दर्द का मसला आ रहा है। ये हमें बताइएगा कि कमर दर्द क्यों निकलती है और फिजियोथेरेपी के जरिए हम किस तरह इसका इलाज कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि कमर दर्द है या कोई और प्रॉब्लम है बेचारे। ठीक है, बेसिकली कमर दर्द में दो मैकेनिकल वे में आती है और नॉन मैकेनिकल होती है। मैकेनिकल में आप ये देखें कि विद मूवमेंट अगर आपको पेन हो रही है, वो साथ में एग्रीगेट हो रही है, बढ़ रही है पेन, आपको वो लोकलाइज है, वो इरिटेट कर रही है, आपकी टांगों में जा रही है, तो फिर तो वो कमर दर्द का इशू आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रेफर पेन है, आपको कभी पसली में पेन हो रही है, कभी आपको स्टमक में पेन जा रही है, लेकिन वो फिर दूसरे अगर देखेंगे तो वो कोई और पेन होगी। आपको ऑर्गन पेन हो सकती है, उसमें हम आगे किसी स्पेशलाइज्ड हेल्थ फिजिशियन को हम रेफर कर देते हैं। कमर दर्द में खास तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें मस्कुलर पेन भी होती है। मस्कुलर पेन में आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ जो अल्लाह ताला ने रीढ़ की हड्डी को छोटे छोटे टुकड़ों के तौर पे बनाया, बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक, उसमें डिस्क होती है। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल हमने कोई वेट उठाया जोर से, वो जो डिस्क बाहर की तरफ आ जाती है, साथ में वो छोटी छोटी तारें भी जाती हैं, वो साथ जहाँ जहाँ से वो अटैच हो रही होती हैं, टच होती हैं, तो उसके थ्रू जहाँ जहाँ से वो गुजरती हैं, वो पेन आपको पूरी बॉडी में पेन जाती है नीचे की तरफ से। तो इससे हम करते क्या है कि एक्सरसाइज में स्पेशली एक्सरसाइज करवाते हैं। इसमें जो आपके कमर के साथ जितने भी मसल्स होते हैं, हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनकी अपनी एक्सरसाइज होती हैं, जिससे जब वो स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो आपकी जो जहाँ पे आपको दबाव पड़ रहा था वो वहाँ से रिलीज होता है, जिससे पेशेंट का अपना कि आपका कमर दर्द ठीक होता है, बल्कि आगे के फ्यूचर में भी आपको पेन दोबारा नहीं होती। तो आपके पास डॉक्टर साहब कौन से पेशेंट ज़्यादा आते हैं, मर्द हजरात आते हैं या ख़वातीन आती हैं ज़्यादा? इसमें दोनों जेंडर का कोई अमल दखल नहीं है। पेन किसी को कभी भी हो सकती है। हाँ। लेकिन अगर आप रिसर्च को देखें तो फीमेल में मोस्टली पेन कमर दर्द ज्यादा होती है। तो इसमें उसकी वजह यह है कि प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी होती है उसमें वेट का जो बेबी वेट होता है उसकी वजह से कमर दर्द हो रही होती है। अच्छा। दूसरी के एक्सरसाइज प्रॉपर तौर पे फीमेल नहीं कर रही होती, उसमें आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी आती है। तो प्रॉपर एक्सरसाइज ना होने की वजह से मसल्स वीक होते हैं, मसल वीक होने की वजह से आपका सारा लोड जो है वो बैक पे जाता है। अच्छा। बैक पे लोड जाने की वजह से आपकी जिस साइड पे आपको खिंचाव ज्यादा होता है, क्योंकि मसल स्टिफ हो जाते हैं, तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, इसकी वजह से आपको पेन होती है। क्योंकि फीमेल में पेन मोस्टली ज्यादा ही होती है। अच्छा, मतलब ये बहुत इन्हिसार होता है हमारी डाइट पर भी कि हम क्या खा रहे हैं, हम अच्छी डाइट ले रहे हैं नहीं ले रहे, मतलब इन चीज़ों पे भी है हमारा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब हम प्रॉपर डाइट, एक तो हमारी आजकल प्रॉपर डाइट नहीं है, बिल्कुल, उसके साथ प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है हमारी। अगर हम देखेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी फीमेल्स हैं, लाइक अगर हम दूसरा जो ऑफिस वर्कर हैं वो ज्यादा देर बैठे रहते हैं, बैठकर काम करते हैं, बैठकर काम करती हैं, टीचर्स प्रोफेसर वो खड़े होकर काम करते हैं, तो उसको उनको चाहिए कि प्रॉपर तौर पे अगर वो बैठे रहते हैं तो एवरी 1-2 आवर बाद कि आप अपनी वॉक करें, उनको थोड़ी सी मोबिलिटी करें। अच्छा। तो ऐसे ही जो खड़े लोग बैठे हैं, जो खड़े होकर काम करते हैं, उनको चाहिए कि प्रॉपर वॉक करें, तो कुछ अपना रेस्ट लें, जिससे ताकि वो जो स्ट्रेस बार बार पड़ रहा है वो रिलीज हो। तो क्या ये जो कमर दर्द है इसका उम्र से भी रिलेटेड है कि मतलब किस उम्र से स्टार्ट हो जाती है या कभी भी हो सकती है? ये कमर दर्द कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी हो सकती है। इसमें उम्र का मतलब ख्याल है कि लेट एज में जाके आपकी मसल रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, उसमें आपकी बोन ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती है, वो जिस तरह हम कहते हैं खोखली बोन होती है, तो उसमें आपका वो लोड जो प्रॉपर जो पड़ना होता है, मसल्स को जो पावर चाहिए होती है वो नहीं होती, तो ओल्ड एज में जाके आपको बैक पेन की इश्यूज ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो ऐसे में क्या फिर फिजियोथेरेपी जो है, जो आज हम उसका आलमी दिन भी मना रहे हैं, वो किस तरह हेल्प करती है, और जो कमर दर्द के लोग हैं उनको फिर कितने सेशंस लेने पड़ते हैं और क्या क्या होता है उस थेरेपी के अंदर? कमर दर्द के जो सेशन का इन्हिसार पेशेंट्स की हेल्थ के ऊपर होता है कि वो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम एक सेशन देते हैं तो उनका पेन खत्म हो जाता है, टोटली वो रिलीफ मिल जाता है उनको। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे जिसके डिस्क प्रॉब्लम के पेशेंट होते हैं, उनको कुछ वीक्स लग जाती हैं, कुछ मंथ लग जाती हैं। तो एवरी पेशेंट हैव एवरी ओपिनियन, उसकी जो है ना, जितनी भी पेशेंट्स होते हैं
उनकी अपनी सिचुएशन होती है, हम उनको सिचुएशन को देख के उनको असेस करके फिर उनको बताते हैं कि आपको इतने सेशन लगेंगे, आपके इतने टाइम में आप लोग ठीक होंगे। तो क्या उनको एक्सरसाइज क्या कराते हैं उस दौरान, उस सेशन के दौरान? उन दौरान हमको जितनी भी मोबिलिटी की एक्सरसाइज, हमारी स्पेशलाइज एक्सरसाइज होती हैं कमर दर्द के हवाले से, उनको वो सारी करवा रहे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसके साथ मैं आपको करवा के बताऊँ। लेकिन इसमें आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको कहीं भी दर्द हो या कोई चोट लग जाए, कहीं स्वेलिंग हो जाए, हमने अक्सर देखा होगा कि हम वहाँ पे गर्म कोई भी चीज़ अपनी हीटिंग देते हैं कि चलें वहाँ थोड़ा सा हीट दे के स्पून में, लेकिन आपको नेक्स्ट कहीं भी चोट लगे, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, आप वहाँ पे आइसिंग करें। ओके, ठीक, आइसिंग करने से आपकी स्वेलिंग भी कम होगी, आपको जो है पेन से भी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, मतलब वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि हीट उसको देंगे तो शायद वो ठीक हो जाएगी, जल्दी हील हो जाएगा, वो नहीं करनी, आइसिंग करनी है। करें आप। ठीक है। तो क्या ऐसी भी बीमारियां हैं, मतलब आपने जैसे कहा कि बहुत से बीमारियां हैं जिसका इलाज फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी के ज़रिए भी हो सकती है, तो कोई या फिर कोई मखसूस बीमारियां हो जिन्हें फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी के ज़रिए हम लोग नहीं कर सकते हल, या उनका इलाज नहीं है? फिजियोथेरेपी में ज़्यादातर जो हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि मूवमेंट रिलेटेड हमारे पास आते हैं। अच्छा। हमने शोल्डर, किसी से शोल्डर नहीं उठाया जा रहा, किसी बैक पेन है, चलते हुए पेन होती है, मूवमेंट जितनी भी पेन है हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सी, जिस तरह मैंने आपको पहले के बैक पेन के जो पेशेंट्स होते हैं, हम लोग देखना है कि ये लोकलाइज पेन है, तो चाहे कि वो बैक पेन है भी या कोई और रिलेटेड किसी और वजह से पेन हो रही है। अगर किसी और वजह से पेन है या आपके जो जितने भी एब्डोमेन के ऑर्गन्स की वजह से कोई पेन है, तो हम उसको आगे रेफर कर देते होते हैं कि आप आगे इस जाके जो स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर है उसको चेक करवाएं। तो लेकिन अगर बैक पेन के हवाले से देखें तो आपको एक मैं और बात बताता हूँ, इसमें कुछ हमारे फिजियोथेरेपी में होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह एक पास हमारे दुनिया में एक शॉर्ट वेव यूज़ होती थी। अच्छा। शॉर्ट वेव का अब दुनिया में यूज़ नहीं है क्योंकि वो कैंसर फैलने में मदद करती थी, तो अब उसका पूरी दुनिया में फिजियोथेरेपी में यूज़ ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा। तो ऐसे ऐसे कुछ, लेकिन ज़्यादातर फिजियोथेरेपी का बेनिफिट ही है, इसके नुकसान साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं है इसके। दूसरा, मुझे डॉक्टर राशिद ये बताइएगा कि बहुत से लोग हैं जिनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं और जब रिकवर हो रहे होते हैं तो बहुत एक तकलीफ दह मरहला होता है, उस मरहले में जो फिजियोथेरेपी है वो किस तरह कारआमद साबित हो सकती है उनके लिए? इसमें जब हड्डी टूटती है तो सबसे पहले आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उसको उसकी प्लेटिंग होती है, उसको आप प्लास्टर लगा के उसको फिक्स कर देते थे। उसके बाद हमारी फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है। ओके। उसमें हम 4 वीक्स के बाद, 4 to 5 वीक्स के बाद हमारे पास जब वो लोग आते हैं तो उनके मसल स्टिफ हो जाती हैं। अच्छा। मसल स्टिफ होने की वजह से उनके मसल्स वर्किंग में नहीं होते, तो हम उनको रिहेबिलिटेशन देते हैं, उनको डिफरेंट एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको मशीनरी के थ्रू करते हैं। उसके साथ ऐसा ऐसा जैसे डे बाय डे उनकी इम्प्रूवमेंट आती है। अच्छा। तो उनमें एक्सरसाइज, डिफरेंट एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज से उनकी जो है मूवमेंट भी बेहतर होती है, उनका पेन भी बेहतर होता है, उनकी रेंज ऑफ मोशन भी बेहतर होती है। ठीक है, मतलब उन्हें भी एक्सरसाइजेज वगैरह कराई जाती हैं। और बहुत से लोग हैं जैसे जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्द भी आजकल बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी उम्र के लोगों में तो हो रहा है अब, मतलब 30 से पहले भी लोगों में ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये घुटनों के दर्द की क्या वजूहात हैं और फिजियोथेरेपी के ज़रिए हम इसको किस तरह हल कर सकते हैं? घुटनों का दर्द जो है वो एक तो जैसे मैंने पहले बात की कि जो घुटनों का दर्द होता है वो 2-3 तरह से होता है। अच्छा। एक तो होता है कि जिस तरह जो आर्थराइटिस का आपने नाम सुना होगा। आर्थराइटिस होता है कि वो बोन जो है वो वीक हो जाती है। ठीक है। उसमें जो जॉइंट होता है उसकी स्पेस खत्म हो जाती है। अच्छा। जॉइंट की स्पेस खत्म होने की वजह से जिस तरह ये जॉइंट बिल्कुल ऐसे होता है, इसकी जब हड्डी आपस में रगड़ खाती है तो फिर आपको पेन होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल यंग एज में देखें तो आपको जस्ट मसल स्पैज़म होगा, मसल स्पैज़म को वो 1-2 सेशन में वो रिलीज हो जाता है, उसका पेन वैसे खत्म हो जाता है। अच्छा। लेकिन जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, जो दूसरे पेशेंट्स हैं जो ओल्ड एज में आते हैं, उनकी वो डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, उनको हम ख़त्म नहीं करते लेकिन हम उनको रिहैब करते हैं, उनकी लाइफ ऑफ क्वालिटी जो है ना वो बेहतर करते हैं ताकि उनको पेन से रिलीफ मिले। तो क्या इसमें कोई लिमिटेशन होती है, मतलब जिनको कोई शुगर का मरीज़ है या कोई ऐसा मरीज़ है वो ना करवाए फिजियोथेरेपी? नहीं, इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा। इसमें आप जो जिस एज का मर्जी पेशेंट है, चाहे शुगर का है या हार्ट पेशेंट है या आपका ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई भी फिजियोथेरेपी करवा सकता है। इवन के जितने बाहर की कंट्री हैं, हर हार्ट के जो
हार्ट के मरीज होते हैं जो उनके एक अलग फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है उनके अच्छा लिए। तो क्या यहाँ पर है इस तरह के इसमें कुछ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स? लेकिन वहाँ भी यहाँ पे है सही, लेकिन यहाँ वो अवेयरनेस नहीं है जो पाकिस्तान में होनी चाहिए। लोगों को एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो लेकिन होप से इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो क्या हमारे पास ट्रेंड जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान में, या उनकी भी कमी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अच्छा। लेकिन जिस तरह जॉब्स होनी चाहिए, जिस तरह हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वैसे फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी तरफ से गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि जिस तरह आप इससे एक तो ये होगा कि लोगों को इस तरीका का इलाज का आसानी से मिल जाएगा इसका इलाज। दूसरा ये है कि लोगों को जो रोज़गार भी मुहैया होगा, और इसमें आप ये तरीका का थोड़ा सा आप इस करें कि ये टाइम टेकिंग होता है। एक पेशेंट को 40 to 45 मिनट दरकार होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। लेकिन ये उस हवाले से बेहतर है कि आप मेडिसिन खाएं, टेस्ट करवाएं वहाँ पे। लेकिन ये 2-4 सेशन से 3 सेशन से आप ना के बेहतर हो जाते हैं, बल्कि बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। तो मुझे डॉक्टर राशिद बताइएगा कि ये जो फिजियोथेरेपी के जो इदारे हैं ये ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में है? ये दोनों में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छा। सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छे से ये जो हमारे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें भी अच्छा काम हो रहा है। अच्छा। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा इनका काम हो रहा है। और लास्ट में मुझे बता दीजिए, ये जो फिजियोथेरेपी है क्या ये महंगा इलाज है? ज्यादा महंगा है या नहीं? ये महंगा कह सकते हैं इसको। अच्छा। लेकिन ये आपने पहले बताया कि जिस तरह ये टाइम टेकिंग है, एक आज के दौर में टाइम सबसे ज्यादा की मतलब कि प्रीशियस समझा जाता है। बिल्कुल। तो एक पेशेंट को 40 to 41 आवर 45 1 आवर तक हम टाइम देना होता है। उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है। तो उसमें हम जो अगर जो चीज़ टाइम लेगी वो कॉस्टली भी होगी। तो लेकिन अगर मैं आपसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट नीडी है, नहीं पे कर सकता, तो हम उस वाले से हमारी जो फर्म काम कर रही है उसमें हम फ्री इलाज कर रहे होते हैं। अच्छा, में ठीक तो है, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर राशिद उस्मान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए तालीम और तरबियत के हवाले से, तो तालीम और तरबियत किसी भी कौम की तरक्की और कामयाबी की कुंजी समझी जाती है, और इस बात से भी इख्तलाफ मुमकिन नहीं है कि इसका ताल्लुक लिटरेसी रेट से तो है, लेकिन इसके साथ साथ इससे भी है कि हुकूमत और अवाम की तरजीहात में तालीम कितनी अहमियत है। और बेसिक एजुकेशन की फराहमी हर इंसान का बुनियादी हक समझा जाता है, वरना यह हुकूमत की जिम्मेदारी बल्कि उनका फर्ज है कि वो हक मुफ्त में फराहम करे अवाम को। पाकिस्तान में राइज निज़ाम तालीम की हालत किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, सब उसके बारे में जानते हैं। और आज़ादी के 75 साल बाद भी लिटरेसी रेट 60% से नहीं बढ़ सका है, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक में लिटरेसी रेट जो है वो 98% तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान में नाखवानदगी इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है जितनी बताई जाती है, और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद हम देखते हैं कि स्कूल में दाखिला नहीं लेती, और उससे ज्यादा तादाद उन बच्चों की है जो अपना तालीमी सिलसिला जारी नहीं रख सकते या उसे अधूरा छोड़ देते हैं किसी भी वजूहात की वजह से। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया भर में लिटरेसी रेट को बढ़ाने की अहमियत पर जोर देना है। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सुमेरा समद है, सेक्रेटरी लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। सुमेरा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच जी, हैप्पी इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपको भी। और सुमेरा, सबसे पहले तो हमें इस इदारे के बारे में बताइएगा कि इसके जो बुनियादी फराइज हैं वो क्या हैं आपके इदारे के? ठीक है जी, हमारा इदारा जो है वो इसलिए तश्कील दिया गया है कि जो बच्चे फॉर्मल सिस्टम से, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसके नेट में से निकल गए हैं। ठीक है, फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है ना। मतलब बच्चे वर्कफोर्स में होते हैं, पुअर होते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड होते हैं, बहुत रिमोट एरियाज में होते हैं, इस तरह की बहुत सी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो फॉर्मल सिस्टम में या तो जा ही नहीं सकते, या जाते हैं तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उनके लिए हमें कस्टमाइज, इनोवेटिव, फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस देने होते हैं। तो इसलिए हम लोगों का जो है नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन है,
प्राइमरी तक फ़िलहाल है, लेकिन अभी इस हुकूमत में हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट हुई और अब हम एलिमेंट्री तक भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा। जी, तो एक तो हमारे वो हम जो है स्कूल को बच्चों तक पहुंचाते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग द चिल्ड्रन टू कम टू द स्कूल, हम बच्चों तक स्कूल पहुंचाते हैं, उनके कम्युनिटीज़ में हम स्कूल्स और बिल्कुल एक नॉन फॉर्मल तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं। टीचर जो थी वो कम्युनिटी से सेलेक्ट होती है, ज़्यादातर हमारे स्कूल टीचर के घर के एक कमरे में ही होते हैं। तो एक तो ये नॉन फॉर्मल का है, दूसरा हमारा अडल्ट लिटरेसी है कि जितने भी तालीम बालिग़ा है ना, उसके लिए हम सेंटर्स 6 महीने के होता है वो उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। जी, उनको पढ़ाया जाता है बेसिक लिटरेसी, उर्दू, अंग्रेजी और मैथ्स और लाइफ स्किल्स। ठीक है। दूसरा सुमेरा मुझे बताइए कि जो नॉन फॉर्मल आप बता रही हैं, इस एजुकेशन में किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से मराहिल आते हैं जिनसे आपको लड़ना पड़ता है? जी, तो देखिए आप बाय डेफिनेशन ये ग्रुप जो है वो डिफिकल्ट ग्रुप है। अगर ये ना होता तो ये तो स्कूलों में होते। तो ये वो ग्रुप है और इनकी बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। अच्छा। डिफरेंट किस्म के इनके हालात हैं ना, तो उसको हम वन साइज फिट्स ऑल कर ही नहीं सकते। हमें बहुत चैलेंज होता है क्योंकि ये बच्चे या तो आना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या फिर उनके वो काम वो कर रहे होते हैं, तो उसका काम जब वो कमाई कर रहे हैं तो उस टाइम से अमूमन क्या लगता है आपको सुमेरा, उनके मुआशी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते? ज्यादातर उनके सोशियो इकोनॉमिक होते हैं, बिल्कुल। अच्छा। जी, माशी होते हैं जी, माशी और माशरती। लड़कियां जो हैं, अब वो लड़कियां बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो लड़कियों को नहीं भेजते हैं फॉर्मल सिस्टम में, जरा बड़ी हो जाती हैं तो फिर तो बिल्कुल ही। इसीलिए हम एलिमेंट्री का जो वन ऑफ द मेन रीजंस वाज कि हमें लड़कियों के पेरेंट्स की तरफ से हो रहा था कि 5वीं तो कर लेती है नॉन फॉर्मल में, लेकिन आगे नहीं पढ़ाया जाता उन्हें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो फिर जो है तो इन चीज़ों का फिर हमारा सिस्टम केटर करता है। तो ये हमारा जो इदारा है जिस पे आप काम कर रही है, मतलब वो जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, आप लोग तालीम उनके घर तक पहुंचाते हैं। जी, तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब टीचर्स जो हैं वो किस तरह उनको हैंडल करते हैं? इलाके का ही टीचर होता है जो उनको जान पहचान वाला होता है? बिल्कुल जी, एग्जैक्टली जी, इसी तरह होता है। बिल्कुल, हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं। अच्छा। पहले तो मतलब हमारे जो है लिटरेसी हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स उसको हेड करते हैं। ठीक है। और उसके साथ फिर लिटरेसी मोबिलाइजर, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स और इस तरह के हैं लोग। तो ये जो लिटरेसी मोबिलाइजर्स हैं ये कम्युनिटीज़ में जाते हैं और ये बिल्कुल उनको वैसे भी जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं कि कौन से एरिया में कितने आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो भी हमारे पास होती हैं। फिर ये कम्युनिटीज़ में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि कहाँ कहाँ अडल्ट्स भी जो कि ना खानदा हैं और जो बच्चे भी जो आउट ऑफ स्कूल हैं, तो उनको फिर वो करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, उनको इंसेंटिव देते हैं। टीचर जो होती है वहाँ से ही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ हम सेलेक्ट करते हैं ताकि उसके ऊपर कम्युनिटी का भी ट्रस्ट हो और वो टीचर उन बच्चों को जाने भी, उसके पास वो हो कि उनके घर में जा सके, उसके पास एक्सेस हो उन बच्चों की। तो इस तरीके से फिर हम उनको टीचर के साथ और अपनी कम्युनिटी और मोबिलाइजर्स के साथ मिलकर बच्चों को अट्रैक्ट ऐसे तो फिर टीचर्स की भी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी, उनको किस तरह आप ट्रेनिंग करवाते हैं? कितनी देर की ट्रेनिंग होती है? टीचर्स कितने हैं आप लोगों के पास? हमारे जी क्योंकि हमारे 13,519 स्कूल्स हैं, तो हमारे टीचर्स भी उतने पूरे पंजाब में? जी, पूरे पंजाब में। ठीक है। और टीचर्स भी उतने ही हैं। और दूसरा ये कि हमारा अपना एक ट्रेनिंग का सेटअप है अच्छा। डिपार्टमेंट का। जी, तो वो और आप देखें कि हमारा बड़ा एक स्पेशलाइज किस्म का है क्योंकि हमारी मल्टी ग्रेड टीचिंग होती है। सब क्लासेस जो होती हैं वो एक ही कमरे में बैठी होती हैं। ठीक है। सो दैट्स अ वेरी काइंड ऑफ टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड थिंग। तो उसकी फिर हम जब टीचर्स को इंडक्ट करते हैं तो उस वक्त उनकी ट्रेनिंग होती है। फिर वंस दे इंडक्टेड तो फिर हमारा मॉनिटरिंग और असेसमेंट का सिस्टम है। तो उसमें वो उनकी जो रिपोर्टिंग रियल टाइम हमारी रिपोर्ट्स आती हैं, हमारे वो हैं टैब्स, उनके रियल टाइम वो मॉनिटर्स जाते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं अबाउट स्कूल का भी मॉनिटरिंग कि उसकी अटेंडेंस कैसी है, उसकी चीज़ें वगैरह बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनको किस तरह पढ़ाया जा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और असेसमेंट भी वो उधर ही रियल टाइम उनकी करते हैं। तो उससे फिर पता चलता है कि किस चीज़ एरियाज में वीक है ना स्कूल्स, तो फिर उसकी हमारी रिमीडियल ट्रेनिंग होती है। और रिमीडियल ट्रेनिंग में पहले हम क्या करते हैं कि टीचर्स का पहले टेस्ट लेते हैं टू सी कि वो किस लेवल पे हैं, फिर वो सारी ट्रेनिंग कराते हैं, फिर पोस्ट ट्रेनिंग उनका टेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जारी रहती है ट्रेनिंग। ठीक है। दूसरा सुमेरा मुझे बताइएगा कि अभी कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पर ये जो शरह खानदगी है ये बहुत अभी भी कम है और वहाँ पर आप लोगों का इदारा जो हुकूमत है वो क्या इकदाम उठा रही है? जी, एक्चुअली साउथ में ज़्यादा कम है। तो जो लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं राजनपुर इज़ द लोएस्ट, अच्छा। फिर रहीमिया खान और फिर डीजी खान। तो साउथ में ज़्यादा है ये इलिटरेसी। तो वहाँ हमने क्या किया, हमने अब 38% अपना जो बजट है वो साउथ को कर दिया है और हमने स्कूल्स वहाँ ज़्यादा बनाने शुरू कर दिए हैं। सो एक तो ये कि हमने स्कूल्स ज़्यादा कर दी, मोबिलाइजेशन में हमने ज़्यादा कर दी, रिसोर्सेज अपने वहाँ ज़्यादा हमने कर दिए हैं।
फॉर आवर स्कूल्स एज वेल एज़ फॉर आवर जो है अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स। और जो उसमें हमने हमारे साथ पार्टनर्स हैं फ़िलहाल, जो जापान एड एजेंसी है जायका, यूनिसेफ हमारे साथ हैं, फिर हमारे साथ कुछ जी एक दो और भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, लाइट है, तो वो उनकी मदद से अभी हमने मतलब हमने ये किया है कि जो जायका का एक प्रोग्राम है एक्सेलरेटेड लिटरेसी लर्निंग प्रोग्राम ALP, वो 32 मंथ्स का होता है। मतलब अगर आप स्कूल एजुकेशन में देखें तो कच्ची से प्राइमरी जो वो 72 मंथ्स में होती है, तो उसमें छुट्टियां भी आती है ना गर्मियों सर्दियों की। हमारा जो सिस्टम है, हम करिकुलम वही लेते हैं, किताबें वही स्कूल एजुकेशन की, हम 48 मंथ्स में करवाते हैं कच्ची से इसमें हाँ जी 5 तक। और वो क्योंकि हम छुट्टियां बहुत कम देते हैं। और ये जो अडल्ट, ये जो जायका की मदद से जो बना है ALP, ये 32 मंथ्स में हो जाता है। ठीक है वही सारी चीज़ें, लेकिन उसको इस तरह से इंटीग्रेट किया है कि वो 32 मंथ्स में हो जाता है। तो दैट्स ऑल्सो एन इंसेंटिव कि जो बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं या ओवर एज हैं, तो वो फिर और फिर उनको रिटेन करना मुश्किल होता है, तो उनको फिर हम 32 मंथ्स का करते हैं। तो जो बच्चे, अब जैसे आपने बताया कि बहुत से बच्चे काम कर रहे होते हैं, मौसमी मसाइल का भी शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से नहीं भी पढ़ सकते, तो उनको किस तरह कन्विंस किया जाता है कि वो इस साइड पर आएँ? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, वो अपने घर का जो खर्चा उठा रहे होते हैं और जब वो तालीम की तरफ आएंगे तो उनको काम भी छोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इसमें आई वुड लाइक टू ऑल्सो से कि अ लॉट ऑफ द चिल्ड्रन जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं, वो अपने जो राइट क्लास के लिए इन द फॉर्मल सिस्टम ओवर एज हो गए। तो सपोजिंग कोई 12 साल का बच्चा या बच्ची या 14 साल की, उन्होंने कच्ची भी नहीं की, V1 भी नहीं की, तो वो फॉर्मल सिस्टम में नहीं जा सकते। तो दैट्स वो हमारा मेन टारगेट है और वो सबसे मुश्किल है। और वो जिस तरह आपसे कह रही हैं कि वो कामों में हैं और वो कमा रहे हैं और फैमिलीज को मतलब की सपोर्ट उनके ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको फिर हम यही करते हैं कि या हम फ्लेक्सिबल हैं, हमारी टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल हैं, चाहे हम सुबह में खोल लें या शाम में खोल लें या दोपहर में खोल लें। एक तो ये हो जाता है। फिर ये है कि कुछ इस तरह के बच्चे काम कर रहे हैं कि उसके अंदर वो क्योंकि हमारा 4 घंटे का वैसे तो होता है, तो उनको हम थोड़ी देर के लिए आ जाएं, फिर क्योंकि उसी अक्सर उसी एरिया में काम कर रहे होते हैं, तो उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जी एग्जैक्टली। अक्सर बच्चे सुबह से शाम तक ही होते हैं, तो या तो वो डिफरेंट जगहों में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप्स में या इस तरह की जगहों में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में, नर्सरीज में, या वो जिस तरह वो स्कैवेंजर्स होते हैं, जो कबाड़ी वाले, तरह तरह के वो होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन विच वर्क दे आर डूइंग, तो उनके एम्प्लॉयर से बात करके उनको थोड़ी देर के लिए हम स्कूल ले आते हैं, उनको वो पढ़ के फिर वापस चले जाते हैं। दूसरी जानिब मुझे ये बताइएगा कि ख्वाजा सरा, खाना बदोश हम बहुत से देखते हैं, और अक़लियतों के जो बुनियादी तालीमी सहूलियात हैं उनको देने के लिए आप लोग क्या क्या इक़दाम उठा रहे हैं? जी हमारे पास जी एक तो वैसे हमारे स्कूल्स में मतलब माइनॉरिटी के बच्चे हैं जो कि मेजॉरिटी के साथ बैठते हैं, और हमने फिर स्पेसिफिक माइनॉरिटीज़ के लिए भी स्कूल जी बनाए हुए हैं। तो वो हमारे ये नॉन फॉर्मल सिस्टम में भी और हमारे अडल्ट लिटरेसी में भी, तो हमने स्पेसिफिकली जो है माइनॉरिटीज़ के साथ किया हुआ है। और उनके कुछ तो हमने चर्चेज़ में ही इस्टेब्लिश किए हुए, एक हमारा टेम्पल में भी है पाकपतन में, तो वो तो माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरह। और दूसरा ये कि जो वो है जो ख्वाजा सरा हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, तो उनके लिए भी हमने वी वर द फर्स्ट वंस टू ओपन अडल्ट लिटरेसी क्लासेस फॉर द ट्रांसजेंडर्स। जी तो उनके लिए फिर स्टाफ किस तरह हायर किया जाता है? जी उनके लिए शुरू में तो इस तरह से था कि हमने उन्हीं में से जो है वी वर एबल टू फाइंड समबडी हु वाज एजुकेटेड ट्रांसजेंडर पीपल, तो उन्हीं को हमने किया था। लेकिन ये कि एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, तो फिर हम बड़ा मतलब उनके साथ वो करके मशावरत करके वी सॉर्ट ऑफ यू नो आइडेंटिफाई समबडी जिनके साथ वो कंफर्टेबल हो, तो इस तरह से फिर हम लोग करते हैं। ठीक है। और दूसरा मुझे बताइएगा, जो महकमा लिटरेसी के ज़रिए पंजाब की जो शरह ख़वानगी अगर उसकी बात की जाए, तो उसमें इजाफे से किस किस सेक्टर को आपको लगता है कि तरक्की हासिल हो सकती है? सॉरी किस तरह से? मतलब जो महकमा लिटरेसी है, अगर उसमें देखा जाए तो उसके ज़रिए पंजाब की जो शरह ख़वानगी है उसमें इजाफे से किस किस सेक्टर में जो वो तरक्की हो सकती है? हाँ जी, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देख हमारे वो वाले बच्चे हैं जो कि बिल्कुल उस वक्त हमारे स्कूलों में एंटर हुए थे जब हम कभी भी कहीं भी नहीं जा सकते थे, ठीक है ना। तो उनको वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ठीक है, कि वो मतलब कम से कम वो लिटरेसी के उसमें ट्रैक पे आ जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ से जब उनको तो बहुत से बच्चों को जब वो एक सपोर्ट मिल जाती है तो फिर वो आगे जो है वो बढ़ जाते हैं ना, बहुत से बच्चे। तो हमारे जो इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, हमारे यहाँ बच्चे
पढ़ के डॉक्टर्स बन चुके हैं, वो फिजियोथेरेपी में जा चुके हैं, लाइफ स्टॉक वाले सेक्टर्स में जा चुके हैं, आर्मी में जा चुके हैं। सो वाइड वैरायटी ऑफ जो हैं जॉब टीचिंग में जा चुके हैं। सो आप देखेंगे कितने सेक्टर्स हैं जिसके अंदर, जो कि हमने अभी ट्रैक किए हैं कि जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो बड़े होकर उन्होंने वो सारे इस तरह के इनको अपनाया है। सिमिलरली टीचर्स का, हमारे इस तरह के टीचर्स हैं कि जो कि फिजिकली चैलेंज थी या पोलियो या इस तरह करके, तो जो कि छोटे जब थी वो स्कूल नहीं जा सक रही थी, तो वो फिर नॉन फॉर्मल में आ गई थी। और उनको भी ये है कि वो भी मतलब उनकी भी हमारे पास इस तरह के टीचर्स हैं कि जो कि इधर आई हैं और उन्होंने पढ़ा है नॉन फॉर्मल सिस्टम में, और फिर उन्होंने पढ़ के फिर नॉन फॉर्मल में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो दूसरा मुझे बताइए, अब जैसे हम देख रहे हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम हो गया है, तो इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या इकदाम उठा रहे हैं? टीचर्स को अब ज़्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ गई होगी, क्योंकि अगर साइंस की बात की जाए या बाकी भी मज़ामीन की बात की जाए तो सभी एक ही लैंग्वेज में हो गए हैं, इंग्लिश में हो गए हैं, तो फिर उसके हिसाब से क्या अलग से कोई इकदाम उठाने पड़ते हैं आप लोगों को? जी सर्टेनली, क्योंकि देखिए अब तो ये अपग्रेड भी हो गया है ये सिस्टम। तो साइंस का एक तो अंग्रेजी में हो गई है, और दूसरा ये कि उसका थोड़ा उसको मतलब उसमें उसको अच्छा मतलब कर दिया ज़्यादा। उसमें ये जो अभी इसमें उसको प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा, हैंड्स ऑन ज़्यादा कर दिया, तो इट्स बिकम मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर रोबस्ट हो गई है साइंस, तो विच इज़ गुड। लेकिन सर्टनली जाहिर है कि चैलेंज तो है, बिकॉज पहले तो वो उर्दू में पढ़ते रहे साइंस, और इस तरह की नहीं थी साइंस, तो वो ज़्यादातर वो बस आप पढ़ लें, रट्टा मार लें, उस किस्म की चीज़ थी। लेकिन उसको प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ लिंक करना जो था वो कम था, और साइंस तो है ही, मतलब जब तक आप ना करें, तो उसमें वो था, तो जाहिर है चैलेंजिंग था। लेकिन ये कि वी फील के मतलब ये जब एक दफ़ा इंशाल्लाह इंटीग्रेट हो जाएगा, तो जाहिर है कि इसमें से जो बच्चे पढ़ेंगे तो दे विल बी मोर क्रिएटिव ना। हमने फिर स्कूल एजुकेशन के साथ मिलके, तो उनके जो, क्योंकि उन्होंने भी फिर अपने टीचर्स को ट्रेन किया था, तो जो उन्होंने किए हुए थे आइडेंटिफाई लोग, उनके ट्रेनर्स, उन्हीं को फिर हमने अपनी तरफ बुलाया था। तो हमारे जो मास्टर्स ट्रेनर्स थे, उनको उन्होंने सारी इसकी ट्रेनिंग दी, बड़ी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी, और वही मटेरियल्स इस्तेमाल करके बताया जो आम मटेरियल्स जो हमारे बच्चों को मिल जाएं, पत्ते हैं, पत्थर हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ताकि कोई एक्सपेंसिव हमें चीज़ें ना लानी पड़ें। तो बड़ा अच्छा उन्होंने उनकी ट्रेनिंग की, हमारे मास्टर ट्रेनर्स की, जो कि आगे हमारे टीचर्स को करवाएंगे। ठीक है जी, सुमेरा समद हमारे साथ मौजूद थी, सेक्रेटरी लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं। वर्ल्ड लिटरेसी डे आज मनाया जा रहा है, उस हवाले से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में लिटरेसी रेट क्या चल रहा है, और अगर पाकिस्तान बनने के बाद से अभी तक देखा जाए तो वही 60% लिटरेसी रेट ही चल रहा है। जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, और पंजाब में एक बार फिर तब्दीली आ गई है, और सूबे के 2 बड़े अफसरान आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है। कामरान अली अफजल नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात हो चुके हैं, जबकि डॉक्टर राव सरदार अली खान को आईजी पंजाब लगा दिया गया है। विफाकी काबीना ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी की तब्दीली की मंजूरी दे दी, और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक को वफाकी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, जबकि साबिक आईजी इनाम गनी को आईजी रेलवे तैनात कर दिया गया। बुज़दार सरकार के 3 साला दौरे हुकूमत में आपको बताती चलूं कि 5वें चीफ सेक्रेटरी और 7वें आईजी की तैनाती की जा रही है। आखिर वजह क्या है, क्यों कि इन 2 पोस्टों पर कोई ऑफिसर नहीं टिक पाता? उन तकर्रियों और तबादलों की अंदरूनी कहानी जानने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में नुमाइंदा खसूसी लाहौर न्यूज़ हसन रजा को मदऊ कर रखा है। उनसे जानते हैं कि ये सारा मामला आखिर है क्या। हसन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? शुक्रिया। हसन, हम देख रहे हैं कि 3 साल में 5वें चीफ सेक्रेटरी और 7वें आईजी पंजाब जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। आखिर बुज़दार सरकार चाहती क्या है? ये सारा मामला है कि अफसरान की उम्मीदें क्या वो पूरी नहीं उतर रहे? बुज़दार सरकार की उम्मीदों पर अफसरान, देखिए वैसे ये हैरत की बात है। मैं मतलब कि 2005 से ही हम जो है देखते चले आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को किस तरह चलाने की जो है वो कोशिश की जाती है। पहले जो है वो सिस्टम काफ़ी हद तक बेहतर था, यानी शहबाज शरीफ के अगर दौर में देखा जाए तो
मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कुछ 3 साल का अरसा जाहिर सही साहब का था, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं। अच्छा। उन्होंने अपनी टीम बनाई थी और टीम बना के उन्होंने तसलसल को आगे जो है वो लेकर चलने की कोशिश की थी, और अगर कोई चीज होती थी तो मामलात को सेटल कर लिया जाता था। चीफ सेक्रेटरी अपने एंड तक करता था और फिर मामलात चीफ मिनिस्टर तक जाता था। इस दौरे हुकूमत में 3 सालों के दौरान अगर आप देखें तो 5वें चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं और डॉक्टर कामरान अली अफजल साहब, और आईजी पंजाब अगर आप देखें तो वो 7वें आईजी हैं, और एक और इसमें शामिल कर लें, वो भी हम उनको आईजी बल्कि सुपर आईजी के तौर पर देखते हैं, नासिर खान दुरानी साहब जो वफात पा गए, उनको पंजाब में पुलिसिंग का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए जो है वो टास्क दिया था, ठीक है। जो उन्होंने खुद ही माजरत कर ली थी कि मैं तो आपके साथ चल ही नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो मुदाखलत और बहुत ज्यादा मामला चल रहे हैं। असल में इनको हटाने की जो वजूहात हैं वो तो बड़ी एक जो है वो चीजें सामने आई हैं, बल्कि 3 अगस्त को ये फैसला हो गया था कि चीफ मिनिस्टर की जो वजीर आजम से मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो बाकायदा यहाँ से लेके गए थे, इनकी चार्जशीट लेके गए थे। ठीक है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ये चार्जशीट उन पर जायद की गई थी कि जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने का मामला है वो उस हद तक नहीं कर पाए जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था, जो वो चाहते थे। अच्छा। और मामलात को उस हद तक होना चाहिए था, ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड सतह पर जाके इस मामलात को बेहतर बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन वो देखे ना, अब अशिया खुर्दनोश को अगर आप जबरदस्ती जो है वो कम कर दें, दुकानदार लेके ही 40 रुपए की चीज आए तो वो किस तरह 35 रुपए की बेचेगा? बिल्कुल, ये तो बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा इस पर वो तो ठीक है कि सरकारी रेट भी, वो भी पेट्रोल और बिजली की कीमतों से बहुत ज्यादा जो है वो लिंक कर रहे होते हैं, और खास तौर पे पेट्रोल की कीमतों से जब वो ज्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ेंगी। और दूसरी चीज ये है कि लाहौर में कहीं भी आप चले जाएं, कई जगहों तो मैं भी जानता हूँ कि वो जो होता है 2 किलो का, उसके नीचे उन्होंने किस तरह स्टील का लगाया होता है, किस तरह निकाल लेते हैं, तो वो तो बेईमानी तो की जा रही, उसको खैर कंट्रोल करना तो जिले मुतलका इंतजामिया का काम है। वो उनको एक तो इल्जाम ये था कि अशिया खुर्दनोश का कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है। दूसरा इल्जाम ये था कि तमाम छोटे और बड़े फैसले सीएम ऑफिस ले रहा है और उनको मजबूरन लेने पड़ रहे, यानी इल्जाम ये था कि मजबूरन लेने पड़ रहे हैं और मुदाखलत करना पड़ रही है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब अपनी टीम उस हद तक नहीं बना पाए। ठीक है। इस वजह से सीएम ऑफिस को मुदाखलत करना पड़ी। सीएम ऑफिस को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया गया और चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस एक गैर फाल किस्म का होकर रह गया। वो भी बात ठीक है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ऑफिस नहीं आते थे। अच्छा। अगर ऑफिस आते थे तो दरवाजे बंद होते थे, बाहर उन्होंने पूरा स्क्वाड लगा दिया था। यानी वो जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का एक वो जो कमांडोज होते हैं, वो आज भी आप चले जाएं तो वो होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के बाहर इस तरह उन्होंने जो है बंद कर रखा है कि जिसका पता नहीं किसका हेडक्वार्टर है और बाहर से गुजर नहीं सकता। अच्छा। तो मतलब कि बहुत ज्यादा उन्होंने सिक्योरिटी बना रखी थी और बहुत कंट्रोल कर रखा था, बेशक वो ऑफिस आए या ना आए। हाँ। ये होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी इस वक्त जो दोनों साहिबान थे, अब तो खैर नई चीफ सेक्रेटरी देखिए क्या पॉलिसी होगी, उन्होंने ये बना रखा था और किसी से मिलते ही नहीं थे। अगर ऑफिस आ भी जाए और एक मीटिंग करते थे, दूसरी किसी मीटिंग की तैयारी में होते थे, चले जाते थे और सियासतदान आते थे, फिर वो जाते थे चीफ मिनिस्टर ऑफिस के पास, सीएम ऑफिस, सीएम के पास जाते थे कि ये मामला हमारा हल करे, फिर सीएम को मुदाखलत करना पड़ती थी, एक्शन लेना पड़ता था कि ये काम आप करके दें, डीसी मुतलका अपने ऑफिस को कहना पड़ता था और वो मजीद से स्ट्रॉन्ग होता चला गया। फिर जवाद रफीक मलिक साहब 14 माह रहे, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा टेन्योर इनका है। अच्छा। इस 3 साल दौरे हुकूमत में उन्होंने जो टास्क देते थे डिप्टी कमिश्नर्स को, जो के तकर्रुर तबादले करने हैं, कुछ ऐसे तकर्रुर तबादले किए गए जिन पर इल्जामात थे कि मुबैना तौर पर करप्शन के चार्जेस हैं, पैसे दे के लगे हैं। कई ऐसे लगाए गए कि जो बिल्कुल कॉम्पिटेंट नहीं थे, यानी वो अहलियत नहीं रखते। अभी भी पंजाब में एक नहीं मुतअद्दिद डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे तैनात हैं और इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे तैनात हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं है। अच्छा। जो इंतजामी मामलात को मैं तो कई ऐसे बंदों को भी जानता हूं जो फाइल भी नहीं सही तरीके से पढ़ सकते कि इसको हमने किस तरह लेके, असल में फाइल को चलाना, बनाना और फिर आगे लेके चलना सेक्शन ऑफिसर से सिस्टम चलता है, एक बड़ा एक टेक्निकल सा काम है। मेरे ख्याल में मैं खुद क्योंकि जब किसी ऑफिसर से बात करता हूँ तो हम खुद थोड़ी सी हल्की सी बॉल फेंकते हैं तो पता लगता है कि ये तो बिल्कुल ही पैदल है, तो इससे बात करने का फायदा नहीं, हम उठाते हैं क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन होती नहीं है, उसने समरी सही तरीके से पढ़ी नहीं होती, सिर्फ साइन करने होते हैं। एक तो ये चीज है कि वो टीम नहीं बना सके। ठीक है। फिर दूसरा ये था कि कुछ और भी इस तरह के इल्जामात आए थे कि वो चीजें फैसले लेने में, हुकूमती फैसला साजी में बहुत सुस्त थे। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि क्योंकि अब इलेक्शन साल
1.5-2 साल बाद सिस्टम चल पड़ेगा। इलेक्शन साल तो चल पड़ा है, किस्म का काम तो अभी तरक्याती मनसूबे और बाकी काम उसी चीज़ को फोकस करके कर रहे हैं। उनका ये था कि अब ऐसे ऑफिसर को तैनात किए जाए वो स्ट्रॉन्ग हो, फौरी डिसीजन लें, इंप्लीमेंट करना शुरू हो और सिस्टम बेहतर चले। अगर आप देखें ज़ियाउल हक और बाकियों के दौर में, उनके दौर में भी 3-3 साल जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब तैनात रहे, काम करते रहे। लेकिन अगर आप चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इतने अरसे बाद तब्दील कर देंगे, तकरीबन 5 से 6 माह तो लगते हैं उनको अपनी टीम बनाने में। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, फिर एक और चीज इसमें मुदाखलत बहुत है। मतलब कि एक ऑफिसर लगाना है, एक नहीं, मैं आपको 7 वो जगहों से गिनवा सकता हूं कि जहां से 7 जगहों पे मुबैना तौर पे सिफारिश से अफराद से अफसरान तैनात होते हैं और हटाए भी जाते हैं। दूसरी चीज, हसन ऑपोजिशन भी तो ये इल्जाम लगाती है ना कि पंजाब जो है वो देखिए ऑपोजिशन का काम है, उन्होंने तो सियासत करना, मैं तो उस पर नहीं जा रहा। मैं तो आपको अगर मुतमईन नहीं होते तो अफसरान को चेंज कर दिया जाता है। पेश कर रहा हूँ जो मैं खुद जानता हूँ, जो मैं ग्राउंड, क्योंकि मेरा काम है फील्ड में जाना, ऑफिसर से मिलना, महकमों में जाना, अवाम से मिलना। एज ए रिपोर्टर तो मैं लोगों में जब जाता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं। ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि अगर मैं बताना शुरू करूँ तो बहुत जो है परेशान कुन की सूरत हाल बन जाएगी। दूसरी अगर आ जाए पुलिस की तरफ, आईजी पंजाब को हटाने की वजह यह थी कि क्राइम और जराइम की शरह को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। जो एसपी, डीएसपी, एसपी और डीआईजी ऑपरेशंस तक और पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स तक की जो तैनाती हुई, डीपीओस की, आरपीओस की, उनमें वो मामला को कंट्रोल नहीं कर पाए। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है फैजुल हसन चौहान साहब ने, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सर इतनी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं पंजाब में, बुज़दार सरकार ने पंजाब के 2 अहम जो कलीदी ओहदेदार हैं उनको फिर से तब्दील कर दिया गया है। क्या दोनों अफसरान जो है वो वज़ीर आला की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके थे, इसलिए उन्हें तब्दील किया गया है? क्या वजूहात सामने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझे ये बताएं कि टीवी चैनल्स के अंदर जो है वो एक साल में जो है कई दफा आपके एंकर चेंज होते हैं, न्यूज एंकर चेंज होते हैं, तो क्या वो न्यूज एंकर या एंकर जो है वो बासलाहियत नहीं होते या वो टीवी चैनल की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती? लेकिन सर ये देख ले 3 साल में 5वें चीफ सेक्रेटरी और 7वें जो है वो आईजी पंजाब चेंज हो रहे हैं। अभी बात करने दो, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। जी, जो आपके रूल्स ऑफ बिजनेस है ना सूबाई हुकूमत के, उसमें मयार जो है ना किसी भी सरकारी अफसर की ज्यादा से ज्यादा की 3 साल की है, ठीक है, लेकिन कम से कम कोई मयार नहीं है। जी सर, अगर मैं इजाजत चाहूँ चौहान साहब साहब कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल, कम से कम कोई टाइम नहीं है, यानी तो फिर आप एक हफ्ते बाद तब्दील कर दें तो ये तो 3 साल का टाइम क्यों रखा है कि उसको एक परफॉर्मेंस का मौका दिया जाए। एक 5 से 6 महीने में वो टीम बनाए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू हो, आप उसको टास्क देते हैं, उसको लेके चलें। वो अलग चीज है कि जो आईजी पंजाब मामला को कंट्रोल नहीं कर पाए। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 49 ऐसे वाकयात हुए हैं कि जो आईजी साहब जो है साबिक जो इनाम गनी साहब थे, वो उनकी आंखों के नीचे ये काम होते रहे। मीनारे पाकिस्तान का वाकया एक इंपॉर्टेंट वाकया था, ये मैं आपको चंद एक वाकया सुना रहा हूँ। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर का, जो मर्जी चीफ मिनिस्टर चाहे मैंने सिक्योरिटी नहीं लेनी, वो के ऐलान कर दे मैंने सिक्योरिटी नहीं लेनी, लेकिन सीएम का प्रोटोकॉल है, सीएम के प्रोटोकॉल को आईजी पंजाब ने इंप्लीमेंट कराना है, सीसीपी और डीआईजी ऑपरेशन ने इंप्लीमेंट कराना है, ठीक है, मुतलका पुलिस ने इंप्लीमेंट कराना है। ये सीएम का प्रोटोकॉल है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो प्रोटोकॉल आपने एक सूबाई प्रोविंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसे देना ही देना है, वो उन्होंने नहीं दिया था। अगर खुदा ना खासा जिस तरह वो मलक असद साहब के वो भाई को कत्ल किया गया, उसको टारगेट किया गया, खुदा ना खासा अगर वो उसका हाथ हिल जाता फायरिंग करने वाले का, मुलजम का, तो वो तो किसी के बहुत बड़ा सामने हो सकता था। यानी इस तरह के कई वाकयात हैं कि जहां पर पुलिस की नाहिली सामने आई और अब उनको फारिग किया गया। मेरे ख्याल में आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को बिल्कुल दुरुस्त जो मैं समझता हूँ कि फारिग किया है कि शायद इस तरह, हाँ अगर इनको पहले भी सोचना चाहिए था कि हमें कौन से ऑफिसर्स तैनात करने हैं। उस टाइम भी जब इनकी तैनाती अमल में लाई गई थी तो बहुत सारे सवालात उठे थे कि ये सुस्त हैं, ये उस तरह एक्शन नहीं ले पाएंगे, कई मामलात होंगे, और खासतौर पे आईजी पंजाब जूनियर लगा रहे हैं, कई सीनियर्स को परेशानी होगी, और फिर ये भी कहा गया कि ये उस तरह के काम नहीं कर सकेंगे, और फिर चीफ मिनिस्टर के जो ऑर्डर होते हैं उसको 100% इंप्लीमेंट करना होता है, और वो इंप्लीमेंट ही नहीं कि हर चीज में वो कहते थे शायद मुझे आजम खान साहब से कोई लाइन आ गई है, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो मैं बता देता हूँ, और चीफ मिनिस्टर ऑफिस फिर खुद डायरेक्शन देते थे, फिर कहीं और से इंप्लीमेंट होता था। यानी इस तरह के बहुत सारे इख्तलाफात तो रहे हैं, लेकिन अब जो है
जो आईजी पंजाब आए राव सरदार अली खान साहब, ये कई लाहौर में क्या पूरे पंजाब में इन्होंने काम किया हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा में काम किया हुआ है, पूरे अच्छा। पाकिस्तान में तमाम सूबों में। अब उनको एक प्लान के मुताबिक काम करना होगा। अगर अब वो भी नहीं करेंगे तो क्या तो उन्हें फिर यकीन दहानी हसन कराई गई है नए चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब को कि उनका टेन्योर देखिए, जो है महफूज है और वो पूरा मुद्दत करके जाएंगे अपनी? ये तो किसी को जो है वो गारंटी नहीं दे सकते ये, क्योंकि कोई ऐसा Performance सामने पे हो जाए तो depend ये एक करता है। हफ्ते बाद भी तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, जैसे क्योंकि उन्होंने जब कहा भी सर ने, हाँ। बिल्कुल वो ठीक कह रहे, चौहान साहब ठीक कह रहे। देखिए वजारतों में भी ऐसे होता है, हाँ। वो अब खुद ही बता सकते हैं कि वजारतों में भी ये चीजें चलती, जिससे वो वजारतों का तो खैर टाइम ही नहीं होता कि आपने आज है कल वजारत चली जाए, और होता रहा है अभी और वजारत भी चेंज होनी है, काफी अच्छा, सारी ये भी मामला तब्दीली आने वाली ये भी है, तब्दीली आनी, फैसला हो चुका है कि 4 मेखल वजीर से कलमदान वापस लिए जा रहे हैं, 2 शायद उनको वजारत से अलग कर दिया ठीक जाएगा, है। 1 और 2 कोशिश में है, उनका मामला ज़ेरे हो रहे हैं कि उनको जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को इत्मीनान नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी को खौफ की एक जो है तिलवार लटक रही है कि हमें आज तब्दील कर दिया जाएगा। टेन्योर का उनको पता ही सबसे नहीं बड़ी होगा चीज कि जो मैं आपको महफूज बताऊं, नहीं है, इस तो वक्त परफॉर्मेंस एक कैसे और देंगे? पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। वो क्या है? वो ये है कि पुलिस में एक ऐसा ग्रुप है जो शायद राव सरदार साहब को सपोर्ट नहीं करेगा, वो अच्छा। इनडायरेक्ट उनके खिलाफ चलेगा कि हमने इनको काम नहीं करने देना। अब उनको है कि वो किस तरह सोच समझ के उन अफराद को यहाँ से निकालते हैं या उनको किस तरह काम लेते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि ये टीम तो पहले की बनाई हुई है और वो इनके ऑटोमेटिकली अगेंस्ट ग्रुप था, ये सिस्टम जो मैं खुद देखता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी तो ये है। आगे आ जाइए, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ये जूनियर हैं तो ग्रेड 22 के, लेकिन कई प्रमोट नहीं हुए। कॉमन वाइस सीनियर बैठी है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जफर नसरुल्ला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब डॉक्टर राशिद मंसूर, इसी तरह एक और साहब वो जो पीबीआईटी में जफर साहब लगे हुए, यानी 4 तो सीनियर है इनसे बैठे हुए, तो वो किस तरह लेके चलेंगे। दूसरी चीज, इनके कोई बैचमेट भी हैं, सैफ अंजुम साहब हैं, सैयद अली मुर्तजा साहब हैं, वो शायद पीबीआईटी वो उनके बैचमेट हैं। मतलब कि ये सिस्टम कैसे लेके चलेंगे, किस तरह अपने सीनियर को कहेंगे। फिर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारर, इनको 2 रोज कबल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया और प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनसे बात की। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि हम आपकी कारकर्दगी से बहुत मुतमिन है, हम आपको चीफ सेक्रेटरी अभी फिलहाल इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमने जो आपको टास्क दिया वो आप ही अचीव कर सकते हैं, और हम इस तरह कर रहे हैं कि रूल ऑफ बिजनेस में कुछ तरमीम करके अच्छा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इख्तियारात मुकम्मल तौर पे आपके पास कर दिए जाएंगे और चीफ सेक्रेटरी आपकी काम में मुदाखलत नहीं करेगा। यानी एक इनडायरेक्ट 2 चीफ सेक्रेटरी पंजाब में होंगे जो पैरेलल काम करेंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट सीएम को रिपोर्ट करेंगे। अभी रूल ऑफ बिजनेस में तरामीम होनी है, कल इसके हवाले से कुछ तैयारियां की गई थी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कंसल्ट किया गया था और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बाकायदा उनसे कंसल्टेशन के बाद परसों को इस पे काम शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि ब्यूरोक्रेसी ये करती है, चीफ सेक्रेटरी साहब इस पे मानते हैं या नहीं मानते। अलबत्ता मामला इसी तरह के चलते दिखाई दे रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर अब वो कहते हैं कि खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करना है। हर बंदा तो सिफारशी लगा हुआ है, हर बंदा तो सियासतदान ने लगाया हुआ है, सियासतदान से हटके कुछ ऑफिसर्स के रिश्तेदार बैठे हुए हैं जिनको आप नहीं हटा सकते। तो मतलब कि चीफ इलेक्शन कमीशन के रिश्तेदार बैठे हैं, फिर उसके बाद आ जाए जो है मामून खसूसी प्राइम मिनिस्टर के उनके बेटे लाहौर में लगे हुए, लेकिन उनकी तो परफॉर्मेंस दोनों की तो खैर बहुत बेहतर है, अब टॉप 1 में आई है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो कई रिश्तेदार बैठे हुए जिनको आप किसी इशू पे नहीं डांट पड़ सकते, तो इस तरह के मामला मुदाखलत तो होगी। हम देख रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के भी बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इससे पहले भी इंतजामी तब्दीलियों पर अपोजिशन जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करती है। तो किस तरह के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो अपोजिशन के होते हैं और किस तरह जो ये अफसरान हैं इनकी तब्दीलियां जो है वो इंतखाबी प्रोसेस को जो है वो मुतासर करती है? देखें, वो ये चाहते हैं कि ये सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, अपने ऑफिसर्स लगाते हैं, ऑफिसर से फिर काम लिए जाते हैं और फिर डायरेक्ट उनकी जो है वो प्रेशर में रह के अपने मनपसंद उम्मीदवारों को नवाजने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तो खैर लाहौर में एक जो है एक समरी भी प्रूव होके पड़ी हुई है, उसकी नोटिफिकेशन होने हैं, लेकिन इस तरह के कई तो करोड़ तबादले फिलहाल तो रोके गए हैं। अब ये तो हर हुकूमत पे इल्ज़ाम लगता है, चाहे नून लीग हुकूमत थी तो अपोजिशन ये उन पर एलिगेशन लगाती थी और ये एलिगेशन लगते रहते हैं कि वो अपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो भी हुकूमत में पावर में होता है उसको कहीं ना कहीं से तो इंसेंटिव मिलते हैं, उनको सपोर्ट मिलती है। अब हुकूमत पावर में है, इनको हर तरह से सपोर्ट तो मिलती है। अवाम भी कहती है कि अगर ये आएंगे तो हमारे मामला हल होंगे, गलियां सड़कें नालियां सारा कुछ बेहतर होंगी, साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। जो आप देखें कि 3 साल में अभी भी एक कतरा साफ पानी का नहीं मिला, उसके लिए इक़दाम करें। बहुत सारे मसाइल हैं, उसी तरह गिरी हुई है जैसे पहले थी और अब ये देखते हैं कि अब ये 3 साल में 5वें चीफ सेक्रेटरी
एसपी और साथ में आईजी पंजाब तब्दील किए गए हैं। अब जो नए आए हैं उनकी कारकर्दगी देखते हैं, उनकी पॉलिसीज देखते हैं कि वो किस तरह ये जो मसाइल हैं इनको हल करते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा खसूसी हैं लाहौर न्यूज़ के। हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये जनाब पंजाब की कहानी थी, क्योंकि 2 अहम कलीदी ओहदे थे जिनको तब्दील कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इसके हवाले से आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। तो अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, आज जानते हैं कि मार्केट में क्या हाल अहवाल है महंगाई के। अब्दुल कादिर, बताइए आज की सूरत हाल। बिल्कुल, आज की सूरत हाल ये है कि मार्केट कमेटी की जानिब से जो सब्जियों के नरखनामे जारी किए गए हैं उसमें 7 सब्जियां महंगी की गई हैं, जबकि जो फलों के नरखनामे जारी किए गए हैं उसमें 4 फल महंगे किए गए। और पोल्ट्री मसनूआत के नरखनामों में अंडों की कीमतों में भी इजाफा किया गया है और आज ब्रायलर की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। आज ब्रायलर जो है वो 3 रुपये महंगा किया गया है, 267 रुपये फ़ी किलो से कीमत बढ़ाकर 270 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह ब्रायलर जो है मजमूई तौर पर अगर बात की जाए कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कितना महंगा हुआ है, तो तकरीबन जो है वो ब्रायलर 40 से 45 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हो चुका हुआ है। और आज जो है वो सब्जियों में जो अदरक की कीमत है वो गैर मामूली तौर पर आज बढ़ा दी गई। गुज़िश्ता रोज़ लाल टमाटर जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो से बढ़ाकर 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। और इस वक्त मार्केट में जो टमाटर दर्जा अव्वल है वो 100 से 110 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमतें गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुसलसल बढ़ रही हैं। आज भी 3 रुपये फ़ी किलो तक किया गया। प्याज 68 रुपये सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन प्याज की फ़रोख्त जो है वो 80 से 85 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। अदरक की कीमत में 45 रुपये फ़ी किलो का बड़ा इजाफा किया गया, 345 रुपये से कीमत बढ़ाकर 390 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। लेकिन ओपन मार्केट में जो अदरक है वो 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया। लहसुन 135 रुपये से बढ़ाकर कीमत जो है 245 रुपये कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन फ़रोख्त 280 से 300 रुपये फ़ी किलो तक किया जा रहा है। और दीगर जो मौसमी सब्जियां इसमें बैगन की कीमत में रुपये का इजाफा किया गया, 34 रुपये कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन फ़रोख्त जो है 45 से 50 रुपये फ़ी किलो तक किया जा रहा है। फूल गोभी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया, 83 से कीमत बढ़ाकर 88 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन फूल गोभी की फ़रोख्त 100 से 110 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। इसी तरह पालक भी 2 रुपये फ़ी किलो तक महंगी की गई है, 32 रुपये सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन 32 ठीक है अब्दुल कादिर, ये तो आपने सब्जियों की और ब्रॉयलर की सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया है, हमें आटे की कीमतों के हवाले से बताइएगा। आज बिल्कुल, आटे की कीमतें जो है वो भी अवामी कुव्वत खरीद से जो है बाहर है, जबकि चीनी की कीमतें जो है वो भी अवामी कुव्वत खरीद से जो है बाहर होती नजर आ रही हैं, क्योंकि चीनी जो है वो 110 से 115 ठीक है जी, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे महंगाई के हवाले से। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया जनाब। अब वक्त हुआ है तारीख के पन्नों को पलटने का। तो सेगमेंट है हमारा लाहौर और उसके तारीखी मकामात। तो आज तारीख के एक ऐसे खूबसूरत नक्श के बारे में बात होने वाली है जो तवील अरसे से नज़रों से ओझल है। एक इशारा मैं आपको दे देती हूँ कि ये एक शीश महल है, लेकिन शाही कला में वाक़या शीश महल नहीं है। ये जगह है आखिर कौन सी, जानने के लिए हमने जुनैर इलियास की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो आज हमें कौन सा शीश महल दिखाने वाली है। जी जुनैरा। का जैसे ही नाम आता है तो सिर्फ दिमाग की चारों तरफ एक ही नाम गूंजता है कि जी शाहजहां ने मुमताज़ बीबी के लिए बनवाया था, क्योंकि उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि उनको सितारों से प्यार था, तो उनको उनके बेडरूम में सितारे चाहिए थे, जिसकी वजह से शाही किला में आज भी शीश महल को प्रिजर्व किया गया, उसकी असल हालत में बहाल करके वहाँ पर टिकट भी लगाई गई है, क्योंकि वो एक ख़ास हैसियत रखती है और आज भी वो शीश महल अपनी असल हालत में बहाल है। जबकि इसी तरह का एक शीश महल अंदरून लाहौर दिल्ली दरवाजे में भी मौजूद है, जो कि सबकी नज़रों से ओझल है। लेकिन 2019 में वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी ने उसको हेरिटेज साइट और बिल्डिंग तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब तक वो जो है कहा जा सकता है कि वॉल सिटी की नेग्लेक्शन का शिकार है। ताहाल उस पर ना तो कोई काम शुरू करवाया गया और ना ही किसी को मालूम है कि ये शीश महल एग्जैक्ट कहाँ पर बसता है। तो आज हम आपको शीश महल की सैर करवाने वाले हैं और देखा ये जाएगा कि किस हालत में है और उसको बहाल करवाने की कितनी अहम ज़रूरत है। इस टाइम मैं उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ जो कि 17 मरले पर मुहित है। कौन इसकी ऑनरशिप है, किसकी ऑनरशिप है यहाँ पर, उनसे भी बात करके देखेंगे कि उन्होंने वॉल सिटी अथॉरिटी से राब्ता किया, राब्ते में क्या जवाब आया, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं शीश महल की तरफ और आपको भी दिखाते हैं। हम लोग इस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे मौजूद हैं, जहाँ पर शीश महल की कुछ बाक़ियात मिली हैं। और अगर देखा जाए तो अंदरून लाहौर में मुतअद्दिद ऐसी इमारात हैं जो कि अभी भी उनको अपनी बहाली की ज़रूरत है।
और इसको 2019 में हेरिटेज साइट डिक्लेयर तो कर दिया गया और उसके बाद वॉल सिटी अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है इसको प्रिजर्व करें। हम यहाँ पर जो रहते हैं लोग उनसे भी बात करके देखेंगे कि उन्होंने एप्लीकेशन दी है जब ये डिक्लेयर कर दिया था 2019 में। आप देख सकते हैं इस जो शीश महल का दरवाज़ा है वो भी काफ़ी खस्ता हाली का शिकार हो चुका है और दरवाज़ा जो है दीवार छोड़ने को बिल्कुल तैयार है। अगर ऊपर से देखे जाए तो इसके जो सीलिंग है और जो यहाँ पर मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है उससे ये बताया जा सकता है कि ये बहुत पुराना है और उसी तरह से अपनी असल अहमियत रखता है। मेरे कैमरामैन अगर दूसरी जानब भी दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका क्या एनवायरनमेंट है और घर वालों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कब ये पता चला और 2019 में जब वॉल सिटी ने डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद एप्लीकेशंस कहाँ तक पहुँची। हमारे साथ नुमान है जो कि यहाँ पर आजकल होते हैं। अच्छा नुमान, आपसे बात करेंगे हम कि इसको तो पहले तो ओपन करके दिखाएं हमें ताकि हम लोगों को भी बता सकें कि यहाँ पर जो शीश महल मौजूद है। यहाँ देख सकते हैं कि दरवाजे को किस तरह से खोला जा रहा है और बिल्कुल पुराना दरवाज़ा ही आज तक यहाँ पर इंस्टॉल है और इसको भी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दरवाज़ा आज तक बिल्कुल अच्छी हालत में मौजूद है ताकि इसको खोलने में बंद करने में अभी भी दुश्वारी जो है वो ज़्यादा नहीं हो रही है। बिल्कुल शीश महल का कॉन्सेप्ट ही लोगों को शाही किला से देखने को मिला क्योंकि एक कदीम हिस्ट्री के साथ साथ एक स्टोरी पे मुहित था और लोगों ने काफ़ी एडमायर भी किया। जबकि पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आते हैं तो शीश महल खसूसी तौर पर देख के आते हैं क्योंकि शीश महल का मतलब ये है कि ढेरों सारे शीशों को एक छोटी सी जगह पर समो दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्स हैं और जो ऊपर बालकनी टाइप थोड़ी सी जो बैठने की या बेड की जगह होगी और उसी तरह से खुफिया दरवाज़ा जो होता था उस दौर में वो भी बनाया गया है कि जहाँ पर बेड सेट होता है उससे जो एक रास्ता ऊपर जाता है वो भी यहाँ पर अभी तक असल हालत में मौजूद है। जबकि जो घर के लोग हैं उनकी जानिब से कह रहे हैं कि 1967 से ये घर उन्हीं की मलकियत में है और तमाम तर घर का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, तमाम तर घर को बहाल कर लिया गया है। लेकिन वॉल सिटी अथॉरिटी के एक्ट के मुताबिक 2019 में जब ये डिक्लेयर हो गया था तो उसके बाद इसको खोलने, बंद करने और इसकी बहाली का काम जो है। ठीक है जी, जुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद थी और दूसरे शीश महल के हवाले से हमें बता रही थी। जुनैरा, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद भी आपसे बात करेंगे या वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते इस ब्रेक के बाद। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। अब जिक्र कुछ उन मुजाहिदों, गाजियों और शहीदों का जिनकी बदौलत आज हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क में सांसें ले रहे हैं। 1965 की जंग में जहां बरी और फ़ज़ाई अफवाज ने दिफाए वतन का फरीज़ा भरपूर तरीके से सरअंजाम दिया, वहीं पाक बहरिया ने भी हिम्मत और बहादुरी की ऐसी नाकाबिले फरामोश दास्तान रकम की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जंग सितंबर में 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। ऑपरेशन दवारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर जो लर्जा तारी किया उसी की याद में 8 सितंबर को पाक बहरिया का दिन मनाया जाता है। ऑपरेशन दवारका हमारी कौमी तारीख की अजीम फतह है जिसमें पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाह पर हमला करके दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया था। पाक बहरिया की वाहिद आबदोज गाजी ने भारतीय नेवी को भारतीय बंदरगाहों में मुकीद रखा। न सिर्फ तब बल्कि 4 मार्च 2019 को भी पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के मजमूम इरादों को खाक में मिलाकर साबित किया कि पाक बहरिया वतन की समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए हम्मा वक्त तैयार है। जंग सितंबर की मजीद यादें भी शेयर करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर राबिया किरण है और उनके साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर है मोहम्मद हलीम। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू वेरी मच। लेफ्टिनेंट कमांडर हलीम, मैं आपसे पहले सवाल करना चाहूँगी। आज के ही दिन के हवाले से हम देखते हैं कि 8 सितंबर को पाक नेवी का जो ऑपरेशन था दवार का उसने भारतीय बहरिया की कमर तोड़ कर रख दी थी। तो हमारे नाज़रीन को कुछ पहले इस दिन की अहमियत के बारे में मज़ीद बताइएगा। जब कहीं 65 वार का जिक्र होता है तो स्पेशली जो दवार का ऑपरेशन है वो एक ख़ास अहमियत का हामिल है जिसमें पाकिस्तान बहरी फ़ौज ने
इंडिया की कमर तोड़ दी और उनका जितना भी फ्लीट था उसको कन्फाइंड रखा, जो उनका पोर्ट था उसके अंदर। ठीक है। उसमें जो हमारे शिप्स का फ्लोटेला था वो 7 शिपों के ऊपर मुश्तमिल था, वो गया द्वारका के ऊपर। और जो द्वारका का रडार स्टेशन था उसके ऊपर उन्होंने बम्बार्डमेंट की। और इसके अलावा जो एक सबमरीन थी हमारे पास, जो इस रीजन की पहली सबमरीन थी, सबमरीन गाजी, वो ऑफ बम्बई डिप्लॉय रही और इनके जितने भी शिप्स थे उनको उन्होंने कंटेन रखा हार्बर के अंदर ही, वो हार्बर से बाहर नहीं निकले। अच्छा, तो हमें बताइएगा जो द्वारका के स्टेशन की इम्पोर्टेंस दुश्मन के लिए क्या थी उस वक्त? वो एक रडार स्टेशन था, मेन रडार स्टेशन, जो जितनी भी उनकी एयर एक्टिविटी थी उसकी और जितनी भी शिपिंग एक्टिविटी होती थी इस रीजन के अंदर, उसकी पूरी पिक्चर जो है ना वो देता था इंडियन साइड को पूरी। अच्छा जी, ठीक है। बड़ा दबदबा था मेरे ख्याल से उस चीज का भी, उस इंडियन। तो वो मेन हब था बेसिकली जहाँ से पूरी उनकी पिक्चर कंपाइल होती थी और वो आगे सारी ट्रांसमिट होती थी। जितनी भी जो है ना शिपिंग एक्टिविटी इस रीजन के अंदर चल रही होती थी, हमारे वाटर्स में उनके वाटर्स में, तो पूरी पिक्चर जो है ना वो कंपाइल करके उनको अकॉर्डिंगली प्रेजेंट करता था। तो इसको बेसिकली ख़त्म करना, दैट वाज अ मेन टास्क, जो कि हमारी फौज ने जो है ना वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दिया। बिल्कुल ऐसे ही, और वो पूरी दुनिया भी देख रही है और तारीख में एक वो बाब भी रकम कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर राबिया किरण भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर राबिया, मुझे बताइएगा 65 की जंग में हमने देखा कि हमारी जो आबदोज थी गाजी, वो उसने जो दुश्मन पर दबदबा एक कायम रखा था और वो आज भी याद किया जाता है। तो हमारी वो जो आबदोज है गाजी, उसके बारे में कुछ बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जैसा कि सर ने अभी जिक्र किया है कि PNSM गाजी जो थी वो इस रीजन की पहली सबमरीन थी। एंड 65 में इंडिया के पास जो है वो सबमरीन नहीं थी, जिसकी वजह से एक तो उनकी मूवमेंट और हमारे शिप्स की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। गाजी जो है बेसिकली उसको टास्क उस टाइम पे 65 में दिया गया था कि वो मेजर शिप्स को टारगेट बनाएगी, बट उसकी प्रेजेंस जो है वहाँ पे उसने एक अपनी डेटरेंस कायम कर ली इंडियन रीजन में भी, जिसकी वजह से उनके मेजर शिप्स अपने पोर्ट से बाहर नहीं आ सके और उनकी जो बाकी शिप्स की मूवमेंट थी वो भी बहुत कंटेन्ड रही। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ऑब्वियसली हमें हुआ कि इसकी वजह से हमारे शिप्स इजीली मूव करके, और हमने जैसे अभी द्वारका का जिक्र किया है तो द्वारका पे एक मेजर जो है ऑपरेशन किया गया, जिसका फ़ायदा एट द एंड हमारी पाकिस्तान नेवी को ये हुआ कि हमारी जो एक लाइव पिक्चर एक तरह से रडार के थ्रू उनके पास जा रही थी वो ख़त्म हो गई। हमारी मूवमेंट और ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट हो गई इसकी वजह से। तो ओवरऑल जो है सबमरीन ने एक डेटरेंस जो कायम की थी उसकी वजह से ही बाद में 75 में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है अपना फोकस वो इस चीज़ पर रखा कि वो भी सबमरीन्स ले सकें इंडिया भी। बाकी गाजी ने नॉट ओनली इन दैट लाइक 65 वॉर, अदर देन दैट बाद में भी लाइक टिल एंड ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर अपने जो हैं वो डिफरेंट टारगेट्स जो हैं उनको अचीव किया था। दूसरा कमांडर मोहम्मद अली, मुझे आप बताइएगा, भारतीय नेवी हम देखते हैं कि हमारे मुकाबले में बहुत बड़ी थी उस वक्त, और फिर आपके नज़दीक अगर देखा जाए तो वो क्या था, क्या फैक्टर्स थे, या कि हमारी जो छोटी सी नेवी थी उसने पूरी जंग सितंबर में सुपीरियरिटी, जो समंदरी सुपीरियरिटी थी उसको हासिल कर लिया था, उन पे एक दबदबा कायम कर दिया था, सबकत हासिल कर ली थी। क्या जज्बा था उस वक्त? देखें उस टाइम पे जो इंडियन नेवी थी उनकी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी थी हमारे ऊपर, लेकिन जो हमारी पेशा वराना महारत थी, जो बेहतर हिकमत अमली थी हमारी, और जो हमारी जंग मशक़ें हमने कंटिन्यूसली की 65 वार से पहले, तो हमारे लोग उस हिसाब से रेडी थे किसी भी एग्रेशन का जवाब देने के लिए, और जब बड़ी ज़रूरत तो हमने उसी एग्रेशन का उस हिसाब से जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। और अगर देखा जाए तो पानी में, समंदर में काम करना बड़ा मुश्किल है, तो इसकी ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है, किस तरह ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस होता है? देखें पानी का जो मीडियम है दैट इज़ अननेचुरल मीडियम, आप जाते हैं अगेंस्ट द नेचर, तो ज़ाहिरी बात है उधर सर्वाइवल उस हिसाब से टफ़ है, उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग जो है ना वो करानी पड़ती है अपने ऑफिसर्स की, मैन की। तो जो हमारी ट्रेनिंग है वो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से हमने बनाई हुई है कि लोग अकॉर्डिंगली उस हिसाब से ट्रेन हो कि वो जब जाएं आउट एट सी तो वो उस हिसाब से परफॉर्म कर सकें। देखें से वो
समंदर के ऊपर जहाज़ जब जाता है बाहर सी में, तो सी रफनेस, डिफरेंट तरह का आप वेदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सी स्टेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी ट्रेनिंग होती है बेसिकली वही सारी जो है ना आगे काम आती है कि आपने अगर बेहतर ट्रेन किया हुआ है लोगों को, तो आगे जाके सी में जो है ना बेहतर परफॉर्म करते हैं ऑन बोर्ड शिप्स। दूसरा हम देखते हैं कि सी सिकनेस बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, उससे आप लोग किस तरह बचते हैं, किस तरह टैकल करते हैं उसको? सी सिकनेस बिल्कुल होती है, लेकिन जिधर जिम्मेदारी और ये चीज़ें आती हैं तो देट आर सेट असाइड और आप जाते हैं फिर उस हिसाब से करते हैं। सी सिकनेस होती है, लोगों को वॉमिटिंग भी होती है, स्पेशली जब आप हार्बर से बाहर निकलते हैं तो हार्बर तक तो चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अच्छा। बट वंस यू गो आउट ऑफ द हार्बर, चैनल से बाहर निकलते हैं, ओपन सी में जाते हैं, तो किसी भी तरह का वेदर आप को जो है ना आ सकता है सामने से, बिल्कुल फेस करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस हिसाब से रोल एंड पिच ये चीज़ें भी होती हैं, साथ में रोलिंग भी हो रही होती है, शिप कलियम भी कहा रहा होता है, पिचिंग भी हो रही होती है। तो लोग ओपन सी में आप लोग जाते हैं तो उस टाइम क्या आपकी फीलिंग होती है? मतलब दिल कर रहा होता है वापस ग्राउंड में वापस जाएं, या फिर उधर ही फीलिंग किस तरह की होती है, हम वो जानना चाह रहे हैं। देखें, जब जाते हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने प्लान की होती हैं, अच्छा। डिफरेंट हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हमने पार्टिसिपेट करना होता है। दूसरी जो हमारी साथ में यूनिट्स होती हैं उनके साथ एक्सरसाइजेज प्लान होती है हमारी, वो हम करते हैं एक्सरसाइज। तो माहौल इस तरह से बनाया होता है कि लोग जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी कंटिन्यू रखें, और साथ में जो उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी ऑन बोर्ड शिप जो है ना वो अकॉर्डिंगली चलती रहें, जैसे कि वॉलीबॉल मैच वगैरह ऑन डेक, अच्छा। वो चलती रहती हैं। तो एक बेहतर एनवायरनमेंट होता है उस हिसाब से, और उस हिसाब से जो है ना हम कोप अप करते हैं उसी चीज़ के साथ। ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर राबिया, मुझे आप बताइएगा, जैसे उन्होंने भी बताया कि बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है समंदर में, और पानी के साथ आपने लड़ना है, वहाँ पर फिर प्रैक्टिस भी करनी है। अमूमन एक नेवल ऑफिसर में किन क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप लोगों को लगता है? देखिए, जैसे सर ने भी कहा कि हमारी ट्रेनिंग ही इस तरह से करवाई जाती है। जब आप नेवल एकेडमी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको स्विमिंग के साथ साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें इन्वॉल्व किया जाता है। आपका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अपने अंडर कमांड मैन को कैसे डील करेंगे, उनकी वेलफेयर उस टाइम पे, ऑब्वियसली जब आप सी में होते हैं आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। यू आर एन ऑफिसर और सीपीओ सेलर, इवन देन डिफरेंट लेवल पे लोग आपके अंडर काम कर रहे होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो पहले ही सिखाई जाती हैं कि आपने वहाँ पे किस तरह से डील करना है। आपने लोगों को, अगर कोई डिप्रेस हो रहा है, ऑब्वियसली यू आर अवे फ्रॉम योर होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं होती लाइक अदर फोर्सेस और मे बी अदर एस्टेब्लिशमेंट्स ऑन शोर एस्टेब्लिशमेंट्स कि आप आज छुट्टी लेके घर चले जाएंगे। टिल द टाइम यू आर नॉट बैक एट हार्बर यू कैन नॉट लीव दैट शिप। तो इसलिए जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ, आपकी कमांड में जो लोग हैं उनको आपने कैसे डील करना है, आपका पेशेंस लेवल अच्छा हो, आपकी लोगों के साथ डीलिंग बहुत अच्छी हो, आपकी काउंसलिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं लोगों की लिए वो अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप उनको डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, आप उनके साथ बैठें, गपशप करें, अदर देन योर ऑफिशियल ड्यूटीज़, ऑफिशियल कमिटमेंट्स। ऑब्वियसली ऑफिशियल लेवल पे तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बट बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम भी आपके पास आती हैं, और जब आप अंडर ट्रेनी होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, इसमें डिफरेंट कोर्सेज आपको अच्छा। जो है वो भी होते हैं। लाइक आपकी इनिशियल ट्रेनिंग के साथ ही ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हो जाती, ये थ्रू आउट एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। डिफरेंट लेवल पे आप मिड करियर कोर्सेज कर रहे होते हैं, फिर आपके कमांड कोर्सेज हैं, वंस यू आर रिज्यूमिंग कमांड तो उससे पहले आपने वो करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली ये थ्रू आउट एक लर्निंग प्रोसेस होता है कि बाहर जब आप जाएंगे या आप जब सी में होंगे तो आपने कैसे लोगों को डील करना है। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि एक नेवल ऑफिसर बनने के लिए आपने क्वालिटीज़ तो बता दी, दूसरा मतलब पढ़ाई किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो महकमे होते हैं बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो इनमें आने के लिए किस तरह की पढ़ाई चाहिए होती है? अब फोर्सेस में जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्शन स्टार्ट हुई है। अगर आप रेगुलर कैडेट एंट्री में आते हैं तो देन आप एफएससी लेवल इंटरमीडिएट के बाद आप ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो आप प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो डेफिनेटली आप जो है वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेवी का थोड़ा सा इसलिए भी स्पेसिफिक हो जाता है कि हमारे पास 8 सब्जेक्ट
के जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आते, क्योंकि हमारी आगे फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से आती हैं कि आपके पास इंजीनियरिंग की फील्ड्स आ जाती हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं, आप वेपन में जा रहे हैं, और डिफरेंट है सप्लाई ब्रांच हमारे पास है। अदर देन दैट आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू भी आते हैं, लाइक आई जॉइंड इन दैट कैटेगरी। अच्छा, तो इसमें यह है कि आप मास्टर्स और बैचलर्स 16 इयर्स एजुकेशन के बाद आते हैं। ठीक है, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर हलीम, मुझे आप बताइएगा कि पाकिस्तानी नेवी तो जंगे ज़माना जंग में तो वो हर टाइम तैयार रहती है कि हमने हिफाजत करनी है अपने मुल्क की, लेकिन जब अमन होता है, जब कुछ जंग नहीं हो रही होती, तो उस वक्त किस तरह अपने जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रही होती है, किस वक्त तैयार रहती है, क्या कर रही होती है? देखें, पीस टाइम में भी जो हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ वो भी कंटिन्यू होती है, और इन एडिशन टू द ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ बाकी भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ फॉर प्रमोटिंग पीस, जैसे अमन एक्सरसाइज हम कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो इन केस ऑफ एनी फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में, उसमें हम करते हैं कंट्रीब्यूट। जितना हमारा कोस्टल बेल्ट है उसके ऊपर जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट जगहों पे, बहरिया स्कूल्स और कॉलेजेस का क्याम, इसके अलावा कैरेट कॉलेजेस का। इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में जहाँ पे कहीं फ्लड या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो उसमें हमारी डिफरेंट टीम्स जो है ना वो जाती हैं उधर, और उस ऑपरेशन में जो है ना असिस्ट करती हैं, और डिफरेंट ऑपरेशन जो है ना वो कंडक्ट कराती हैं टू असिस्ट लोकल्स एंड कम्युनिटी ऑफ दैट एरिया। ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर राबिया, हम देख रहे हैं कि अब नेवी में भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो इसमें जा रही है, ज्वाइन करी है नेवी को भी। तो मुझे बताइएगा इसमें किन ब्रांचेस में ज़्यादा जो है वो तादाद जा रही है, कौन कौन सी ब्रांचेस में आप जा भी सकते हैं, और कैसा महसूस होता है कि आप इस चीज़ में भी इंडल्ज हो रहे हैं? जी, सबसे पहले तो ब्रांचेस का इनिशियली मेडिकल ब्रांच जो है उसमें जस्ट फीमेल्स ज्वाइन कर रही थी। अच्छा। बट अब काफ़ी अर्सा हो गया हमारे पास जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में फीमेल्स आ रही हैं, जिसमें आप आईटी है, हमारे पास एजुकेशन ब्रांच है, आप एज एन एजुकेशनिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दैट आप लॉजिस्टिक्स में लीगल ब्रांच है हमारे पास, उसमें कर सकते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट आप आ सकते हैं। तो ये अब डिफरेंट ब्रांचेस में जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है हमारे पास आना स्टार्ट हो गई है। इनिशियली हमारा एक जो रीसेंट इंडक्शन है वो रिलीजियस मोटिवेशनल ऑफिसर्स, हमने वो भी फीमेल्स की इंडक्शन स्टार्ट की है नेवी ने। अदर देन दैट कैसा फील होता है, ऑब्वियसली हमारे ओवरऑल कंट्री में आप देखें तो फोर्सेस का एक अपना इमेज है, एक अपना डेकोरम है, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है हमारे कंट्री में फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। और ऑब्वियसली वंस यू आर वेयरिंग यूनिफॉर्म तो ये आपके लिए बहुत प्राइड मोमेंट है, आपकी फैमिली के लिए भी। तो इसमें आपकी मोटिवेशन हमेशा बहुत हाई रहती है, आप हमेशा अपने कंट्री को बहुत अच्छे सर्व करना चाहते हैं, चाहे आप एज एन एजुकेशनिस्ट कर रहे हो इन दिस यूनिफॉर्म, यू आर अ डॉक्टर, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली ये आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपकी फैमिली बहुत प्राइड फील करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेफ्टिनेंट कमांडर हलीम, पाक बहरिया हमने देखा कि 4 मार्च 2019 का भी जो एक वाक़या है वो भी हम सबके सामने है कि भारतीय बहरिया के जो मज़मूम इरादे थे वो हमने खाक में मिला दिए थे। उस वक्त क्या जज्बा था उन सारे जो अफसरान थे और सेलर्स का, उस हवाले से हमें बताइएगा। लेकिन जब भी कभी हमारे दुश्मन ने हमें ललकारने की कोशिश की है तो हमने हमेशा उस एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी तरह हुआ कि जो उनकी समरीन थी, जब हमारे दुश्मन के साथ टेंशन के हालात चल रहे होते हैं तो उसमें हमारे एसिड भी अकॉर्डिंगली डिप्लॉय होते हैं और उनके भी एसिड डिप्लॉय होते हैं। बिल्कुल। अब समरीन का ये है कि समरीन अगर एक दफ़ा डिटेक्ट हो जाए तो उसके लिए एस्केप मुश्किल हो जाता है उस वाटर से। अच्छा। इसी तरह हुआ कि उन्होंने अपने समरीन जो है वो डिप्लॉय की, और हमारे जो एयरक्राफ्ट थे और जो हमारा बेसिकली प्रोफेशनल क्रू था उन्होंने उस चीज़ को डिटेक्ट किया, और दे वर अबाउट टू अटैक। ठीक है। और उनके ऊपर ही होवर करते रहे उस हिसाब से, और वो उधर से एस्केप करके फिर निकले। बट वी हैव डिटेक्टेड देम एंड वी वर अबाउट टू लॉन्च।
ठीक है जी। लेफ्टिनेंट कमांडर राबिया किरण हमारे साथ मौजूद थी और लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद हलीम हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। और आज नेवल डे मनाया जा रहा है 8 सितंबर। और जब ये जंग शुरू हुई, जंग सितंबर, तो उसमें तमाम तर जो जितनी भी हमारी अफवाज थी उन्होंने अपना अपना जो किरदार निभाया और पाकिस्तान की हिफाजत की है। तो इन तमाम अफवाज को हमारी तरफ से आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जनाब, मुझे आपने इजाज़त देनी है। जाते जाते 8 सितंबर के हवाले से आतिफ असलम का नया नगमा जो है वो रिलीज़ हुआ है, दिल खुश हुआ। आप वो सुनिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।